नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान का 2016 का प्रश्न पत्र और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका लेवल क्या था और इसी तरीके से हम बाकी के जो भी पेपर हुए हैं अलग अलग ईयर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2016 के विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में और इसके बाद फिर बात करेंगे 17 के, 18 के, 19 के, ठीक है, ताकि आपको एक बेहतर समझ उत्पन्न हो पाए और आप लोग ये जान पाए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। लेवल ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेवल क्वेश्चंस का आसान ही होता है। आपका सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बाहर से आते हैं। बस अगर आप लोगों ने सही से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप लोग ईजिली पूरे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि प्राकृतिक चयनवाद, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद, ये जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए डार्विन, मेंडल, जगदीश चंद्र बोस और लेमार्क। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये प्राकृतिक चयनवाद क्या था। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड रसल वेलेस, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसल वेलेस। इन दोनों लोगों ने एक थ्योरी प्रपोज करी थी, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक चयनवाद। तो इसका हिंदी क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है। तो एक थ्योरी प्रपोज की गई थी चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसका मतलब एवोल्यूशन का सिद्धांत किसके द्वारा? प्राकृतिक चयनवाद, यानी जो नेचुरली किस तरीके से प्राकृत के अंदर, नेचर के अंदर एवोल्यूशन होता है, विकास होता है, और किस तरीके से जो स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं, वो सरवाइव करती हैं। तो इसको एक नाम से और हम जानते हैं, किसको? द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को हम एक नाम से और जानते हैं, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसे हम कहते हैं द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका तात्पर्य क्या है कि नेचर के अंदर वही सरवाइव करेगा, प्रकृति के अंदर वही सरवाइव करेगा जो नेचर में उपयुक्त होगा, जो नेचर के अकॉर्डिंग ही ढलेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ विशेष स्थानों पर केवल विशेष प्रजातियां ही पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर सारी प्रजातियां पाई जाएंगी, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि कुछ ऐसी विशेष प्रजातियां होती हैं जिन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, बस वही स्पीसीज वहां पे सरवाइव करती हैं और बाकी स्पीसीज वहां सरवाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए ये बोला गया था कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किस तरीके से विकास होता है स्पीसीज का, बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं बस वही स्पीसीज सरवाइव करती है। तो इसको एक और नाम से बोला गया था, जाना जाता है द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू नेचर फिट अपने आप को कर लेता है वही सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज वो स्पीसीज मर जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एक सांप होता है, तो सांप के हजारों अंडे होते हैं और हजारों अंडों में से क्या हजारों बच्चे बाहर निकल करके सांप बनते हैं? नहीं बनते हैं। इसका मतलब है कि हजारों अंडों में से केवल कुछ हो सकता है कि 10-5 ही अंडे से सांप निकल करके और वो बड़े होकर के सांप बनते हो, बाकी सारे अंडे या बाकी सारे जो बच्चे होते हैं सांप के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, उस नेचर के अंदर ढाल नहीं पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। हम और आप भी अगर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी नेचर के अंदर तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दो चीजें। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे। एक बुक थी, चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और उसके लिए पीछे बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन HMS बीगल जहाज पर गए थे और उन्होंने कम से कम 4 से 5 साल वहाँ पे अलग अलग द्वीपों में गुजारे, और वहाँ पे किस तरीके से अलग अलग प्रजातियाँ अडॉप्ट कर लेती अपने आप को हैं, वहाँ पे पूरा नेचुरल सिलेक्शन देखा, अपनी आंखों से नोट्स बनाए। क्या देखा कि कुछ विशेष पक्षी हैं जिनकी चोंच लंबी होती है, कुछ विशेष पक्षी जिनकी चोंच छोटी होती है। तो जिनकी चोंच लंबी होती है वो आसानी से पेड़ में बैठे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेते हैं, लेकिन जिनकी चोंच छोटी होती है तो वो उन कीड़ों को नहीं खा पाते हैं, और इस तरीके से उनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो सकती है। तो ऐसी कई ढेर सारी बातें बताई गई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, किस तरीके से प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी मेंडल, जगदीश चंद्र बोस और लेमार्क, ये इसका आंसर नहीं हो सकते। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है डार्विन। मेंडल के बारे में अगर बात की जाए तो मेंडल के बारे में सबको पता है, जेनेटिक्स आनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने पाइसम सेटाइवम यानी मटर के पौधे के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, उसके बाद में रिजल्ट देखे तो हाइब्रिड फसल उत्पन्न हुई थी। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और उसके बाद में बाकी आप लोग जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। अब जब भी हम बात करते हैं सांद्रण के बारे में, तो सांद्रण का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो अयस्क, कोई भी अयस्क अगर होता है, कोई भी अगर ओर है, तो उस ओर का सांद्रण हमें करना होता है। तो उसी के लिए हम सांद्रण वर्ड का, सांद्रण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसी भी ओर के लिए, किसी भी अयस्क के लिए सांद्रण का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। इसका मतलब जो अयस्क होते हैं, अयस्कों के सांद्रण की कौन सी विधि नहीं है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अयस्कों की सांद्रण की 3 विधियां होती हैं, ठीक है। 3 तरीके से, 3 विधियों से अयस्कों का सांद्रण हम कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक होती है फेन प्लवन विधि, ठीक है, जिसके द्वारा हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अब देखिए अयस्क का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई धातु ऑब्टेन करते हैं, कोई धातु को प्राप्त करते हैं, तो हमको धातु प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों ने मिट्टी को खोदा या पहाड़ को तोड़ा, उसके अंदर से हमको धातु मिली, लोहा मिला, ऐसा नहीं होता है। ये जो आयरन धातु होती है, आयरन है या गोल्ड, कोई भी धातु है, ये हमको अयस्क के रूप में मिलती है, और उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? सांद्रण विधियों का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके से उन अशुद्धियों को हम दूर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सांद्रण विधि, जो 3 तरीके से की जाती है। पहला है फेन प्लवन विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो 3 तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी अयस्क का सांद्रण करते हैं। क्लियर है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो निस्तापन जो है, ये निस्तापन ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? यही हो जाए, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सांद्रण विधि नहीं है? तो निस्तापन सांद्रण विधि नहीं है। निस्तापन की अगर बात की जाए कि निस्तापन का मतलब क्या होता है, तो निस्तापन में आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी अयस्क होता है, ठीक है, कोई भी अयस्क होता है, उस अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम निस्तापन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलना, ये निस्तापन कहलाता है। और बाकी जो गुरुत्वीय पृथक्करण या चुंबकीय पृथक्करण और फेन प्लवन विधि होती है, ये सांद्रण विधि होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन विधियों में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फेन प्लवन विधि के बारे में कि फेन प्लवन विधि में क्या होता है।
एक बड़ा सा हौज होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, बड़ा सा हौज होता है। उस हौज के अंदर जो भी अयस्क होते हैं उसको उसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद में उसमें फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसमें फिर चीड़ का हम तेल डालते हैं और उसको हम घुमाते रहते हैं। नीचे घूमने के बाद क्या होता है, उसमें फेना ऊपर आ जाता है। उस फेने के अंदर जो भी हमको प्राप्त करना होता है धातु या जो भी हमको सब्सटेंस पदार्थ प्राप्त करने होते हैं उस पूरे के पूरे सिस्टम में से, तो उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो थोड़ी भारी होती हैं, वो नीचे तली पर बैठ जाती हैं और बाकी जो भी चीजें जो कण हमको प्राप्त करने होते हैं वो कण उसी फेने के अंदर, झाग के अंदर ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं और हम उसको फेने को निकालते हैं, सुखाते हैं, उससे फिर हम अपना जो भी हमको प्राप्त करना होता है सब्सटेंस पदार्थ या कण प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या नाम इसका रखा गया, फेन प्लवन। इसका मतलब फेने से प्राप्त की जाती है वो फेन प्लवन विधि कहलाती है। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण। अब इसका मतलब क्या होता है चुंबकीय पृथक्करण का, कि अगर कोई अयस्क है उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं वो चुंबकीय रूप में है, यानी कोई अयस्क है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज अशुद्धियां हैं वो चुंबकीय रूप में है, तो एक प्रोसेस के द्वारा एक बड़ी से चुंबक लगा करके एक दो रोलर होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, बीच में पटा होता है, चमड़े का पटा घूमता रहता है, एक साइड से हम अयस्क को डालते हैं और चुंबक लगा होता है। तो अगर कोई भी चुंबकीय अशुद्धियां होगी तो क्या करेगी, वो जाकर के उस चुंबक से चपक जाएगी, वहां पे इकट्ठा होती रहेगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम अयस्क में से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर कर देते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। अब बात करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अयस्क है उस अयस्क के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं वो उस धातु से हल्की होती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक लंबा सा कुछ इस तरीके से एक पूरी विधि होती है, मशीन होती है, ऊपर से हम अयस्कों को डालते हैं, फिर हम इसमें पानी का प्रवाह करते हैं, बीच में यहाँ पे हम अवरोधक लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ से अयस्क आते हैं पानी का फ्लो यहाँ पे होता है, पानी का बहाव होता है, जो क्योंकि हमको पता है कि गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या करते हैं, जो धातु होगी उससे हल्के होंगे अयस्क, जो भी अशुद्धियां होंगी वो धातु से हल्की होंगी। जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो इस अवरोधक से बाहर निकल जाती हैं और जो धातु बचता है वो यहीं पे इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम हल्की अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। तो 3 तरीके थे, आपने समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं कांच की छड़ को रेशम से। एक कांच की छड़ है जिसको रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो छड़ में कौन सा आवेश आ जाएगा आपको बताना है। तो इसको हम समझते हैं जरा एक डायग्राम को बना करके, ताकि आसानी से आपके समझ में एक एक पॉइंट आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी आपको है तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक रेशम का कपड़ा है, ठीक है, ये एक रेशम का कपड़ा है और ये एक कांच की रॉड है। हम इसको मान लेते हैं कांच की छड़ है या कांच की रॉड है, ये कांच की छड़ है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम इस कांच की छड़ को इससे रगड़ेंगे, ठीक है, रगड़ने पर इस पे जब इसको रगड़ेंगे तो होगा क्या, जो कांच की छड़ है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी हानि होगी, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। और जो रेशम है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि रेशम की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ है, इसको जब उस पर हम रगड़ेंगे तब क्या होगा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो हम बोलेंगे कि उस पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की हानि हो रही है। और जो रेशम की छड़ है इस पे इलेक्ट्रॉन्स का लाभ होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त कर लेगा। अब आप एक चीज बताइए कि जो चीज हानि हो रही है, जो चीज किसी चीज को छोड़ रही है, जो चीज नेगेटिव है,
तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, तो कांच के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो कांच की छड़ के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो गेन कर रहा है रेशम की छड़ जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स का जिस पे लाभ हो रहा है उस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश कैसा आएगा, तो इसका आंसर है धनावेश आएगा। ठीक है, एक चीज अगर आप समझे बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 1 पैसा नहीं है, ठीक है, और मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, तो मैं क्या करता हूँ, आपसे 100 रुपए ले लेता हूँ। तो आपसे 100 रुपए मैंने ले लिए, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो आपके ऊपर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, एकदम बिल्कुल हम समझ रहे हैं एक व्यवहारिक भाषा में। आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए किसी को दे दिए, तो इसका मतलब कि वो एक समय के बाद आपको पैसे वापस करेगा। तो आपके ऊपर चार्ज क्या है, आपको किसी को देना नहीं है, तो आप पॉजिटिव हैं। हालांकि अभी आपको लग रहा है कि मेरे पास 100 रुपए चले गए, लेकिन आप पॉजिटिव हैं। लेकिन जिस इंसान ने 100 रुपए लिए हैं उसको आपको वापस करना है, वो नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, वो आपका ऋणी है, आपको पैसे वो वापस करेगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कांच की छड़ को रगड़ने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को हानि करेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो गेन करेगा उस पर चार्ज नेगेटिव आएगा और जो लॉस करेगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, वैसे अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था तब भी आप इसको कर सकते थे। कैसे, चार्ज की अगर बात हो रही है तो कभी भी दोनों चार्ज तो नहीं होगा, मतलब तीसरा ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि रगड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो दोनों वाला कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और ये भी आप कर सकते थे नहीं, क्यों, क्योंकि जब भी किसी चीज को हम रगड़ते हैं तो एक चीज इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, एक चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है। इसका मतलब कि कोई ना कोई चार्ज तो अवश्य होगा ही होगा। अब आपके पास बचे ऑप्शन है पहला और दूसरा, इस पे आप अगर नहीं भी पता है तो तुक्का लगा सकते हैं। 50% चांस है सही होने के और गलत होने के। तो आप लोगों ने समझ लिया इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको समझते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में, समूह जैसे मान लेते हैं कि ये आवर्त सारणी है, ठीक है, इसमें जो पीरियड होते हैं इस तरीके से आवर्त सारणी में ये कुछ पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और ये कुछ समूह होते हैं। फिलहाल विस्तार से आगे हम बात करेंगे। इस तरीके से ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है, और ऊपर से नीचे वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं समूह। तो क्या बोला गया है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में, इसका मतलब टॉप टू बॉटम की बात करी गई है, यानी ऊपर से नीचे की बात की गई है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, क्या होता है, आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है या धात्विकता बढ़ती है। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो उसमें धात्विकता जो होती है, यानी जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। ठीक है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विकता बढ़ती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एटम्स का साइज जो होता है वो बढ़ चुका होता है, तो एटम का साइज भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा हुआ है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है, यानी कौन सी ऐसी ब्लड सेल्स है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, लाल रुधिर कणिका जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, अगला है प्लेटलेट्स, फिलहाल जिसको हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, जिसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, अगला है श्वेत रुधिर कणिका, WBC इसको हम कहते हैं, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आपको अगर आप लोगों ने जो भी चैप्टर्स मैंने साइंस में पढ़ाए हैं, मैंने साइंस में ऑलमोस्ट पूरा 4 सेमेस्टर का कवर किया हुआ है। हो सकता है कि उसके अंदर 1-2 चैप्टर्स छूटे हुए हों, तो उन 1-2 चैप्टर्स को मैं अतिशीघ्र पूरा कर दूंगा, और बाकी के चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और इतनी शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, धीरे धीरे पढ़ाया गया है, आराम से पढ़ाया गया है, एक एक चीज़ को कवर किया गया है। जो चीज़ छूटी हुई उसको जल्दी से कवर कर दिया जाएगा।
आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर्स को देखें, अध्ययन करें। ये सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। अगर आपने पूरा वीडियोस देख लिए तो आपके साइंस में सारे चैप्टर्स बनेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो या फिर वो अतिलघुत्री या लघुत्री हो। आप सभी क्वेश्चंस को बना करके आएंगे, लिख करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या है? लाल रुधिर कोशिका की अगर बात की जाए तो जब भी हम सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं? सांस में हम लेते हैं ऑक्सीजन को। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी ना हो, तो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑक्सीजन का जो आवागमन है कोशिका तक वो नहीं हो पाएगा। उससे समस्या बढ़ेगी, शरीर खत्म हो जाएगा, सेल्स मर जाएंगी, कोशिकाएं मर जाएंगी। दूसरा अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो डब्ल्यूबीसी फॉर्म करती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले जितने भी खतरनाक पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनसे फाइट कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, आरबीसी को समझा है। तो इसके काम ये हो गए। बचा है प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड में कोगुलेंट का काम करते हैं। इसका मतलब कि रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। उससे क्या होगा? चोट लगने पर या फिर इंटरनली आंतरिक भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और उससे व्यक्ति मर सकता है। तो प्लेटलेट्स की कमी कब होगी? कमी खासकर ऐसे नहीं होती है, लेकिन कुछ खतरनाक डिजीज हैं, कुछ खतरनाक रोग हैं, उनमें कमी अक्सर देखी गई है। जैसे डेंगू में कमी देखी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डेंगू किससे होता है, तो आप लोग क्या बता के आएंगे? डेंगू होता है फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से। जब भी कभी भी फीमेल यानी मादा एडीज एजिप्टी मॉस्किटो काटती है तो डेंगू होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि डेंगू किस चीज से होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से? तो इसका आंसर क्या है? डेंगू ऑलवेज वायरस से होता है, वायरस की डिजीज है। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है डिजीज का, उसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया की डिजीज, वायरस की डिजीज, फंगस की डिजीज, एवरीथिंग, सब चीज को कंप्लीट किया हुआ है। तो आप लोग जाकर के जरूर देखें, साइंस के सारे लेक्चर्स को सुने, और जो लेक्चर्स नहीं है उनको अतिशीघ्र कंप्लीट में कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करते हैं 2017 का पेपर बहुविकल्पी। उसके बाद फिर बात करेंगे हम अतिलघुत्री और लघुत्री की। तो आप लोग वीडियोस को डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।